नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम एक छोटा डिस्कशन, एक छोटी चर्चा करने जा रहे हैं जनरल पीआर शंकर से और वो भी चीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि चीन जो है वो इस समय समाचारों में सबसे ऊपर चल रहा है। कारण शी जिनपिंग। आइए बात करते हैं जनरल पीआर शंकर से। आपका स्वागत है जनरल शंकर। थैंक यू संजय जी, आपने दोबारा हमें बुलाया आपने आपके। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर दी स्पेक्टेकुलर कोलैप्स ऑफ चाइना इस विषय पर हाँ। बात की थी और उसके बाद जो हमारे काफ़ी सारे फीडबैक आए थे उसमें से कई जो थे वो काफ़ी इसमें संदेह प्रकट कर रहे थे और ये भी कुछ तो हमारा मजाक भी उड़ा रहे थे कि क्या है तुम लोगों का। आपको याद है कुछ प्रश्न भी पूछे गए थे कुछ ने तो ये भी कहा था कि बड़ा ही अनचैरिटेबल रिमार्क भी किए हाँ। थे। लेकिन आज समाचार ये आ रहा है, पता नहीं सही है कि गलत है, अभी कंफर्मेशन 100% तो है नहीं, लेकिन समाचार ये आ रहा है कि शी जिनपिंग को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चीफ के पद से हटा दिया गया है, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और जो अक्टूबर में उनकी प्लीनरी होने वाली है पॉलिट ब्यूरो की जो उसमें संभवतः उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा क्योंकि उनके 10 वर्ष पूरे हो जाएँगे, जिसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी कराया था कि वो 10 वर्ष से आगे भी अपना दबदबा कायम रख सकते हैं। और जो मेरे पास सूचना है कि इसके जो सूत्रधार हैं वो जो एक्स प्रेसिडेंट हू जिनताओ और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वैन, वो दोनों हैं इसमें। तो आप क्या सोच रहे हैं और आपके पास क्या समाचार है? संजय दीक्षित जी, ये मैं बिल्कुल आपने सुना है, वही हमने भी सुना है। पिछले 24 घंटे में ट्विटर में दो लोग, व्हाट्सएप में देखो यही आ रहे हैं कि कोई कू हो गया, उसको सी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में डाल दिया, वगैरह वगैरह। बात यह है कि एक्चुअल स्थिति क्या है वो हमें पता नहीं है, पर आसार ये है कि चीन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इनका पॉलिटिकल सेटअप में प्रॉब्लम हो रहा है। इनका जो पॉलिटिकल सेटअप है और जी जिनपिंग का रूल के ऊपर और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कुछ कलबली मची हुई है, और वो किस लिए है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या शी जिनपिंग चलेगा कि नहीं, और इसका क्या असर असर पड़ेगा हमारे ऊपर या दुनिया के ऊपर, ये तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी डाउट है कि क्या शी जिनपिंग का कू हो गया और वो हाउस अरेस्ट में है या नहीं। इसलिए मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा आपको जो हमने इकट्ठा किया है पिछले 2-3 घंटे में। इससे कुछ आपको आइडिया मिलेगा और हमारे श्रोताओं को भी आइडिया मिलेगा कि असलियत क्या है, ये इसका क्यों ये हो रहा है। राइट। जी। स्लाइड दिखाएंगे तो हम जी। एक मिनट। हाँ, कोई नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी वक्त है जहां जब हम बात कर रहे हैं 4:56 और अभी ये स्लाइड देखिए, बीबीसी का न्यूज़ है, 4:14 के ऊपर उन्होंने आउट किया है और उन्होंने ये बताया है कि टॉप चाइनीज ऑफिशियल्स प्लॉटेड टू ओवरथ्रो जी जिनपिंग। इनको हटाने की कोशिश है, षड्यंत्र रचाया है। इसमें ये नहीं ये इसमें तो ये बताया जा रहा है कि वो ओवरथ्रो नहीं हुआ है, कुछ माध्यम से ये पता चल रहा है कि उसका कू हो गया है। पर क्या सिर्फ ये है, क्यों है, थोड़ा हम आगे देखेंगे। एक एक एडिटोरियल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, जिसमें बहुत अच्छी व्याख्या किया गया है कि चाइना का जी ही रोज टू पावर ऑन एंटी करप्शन, बट द फाइट इज मोर पॉलिटिकल। यानी कि पॉलिटिकल लड़ाई हो गया ये कोई करप्शन का लड़ाई नहीं है, नहीं रहा है। ये वैसे तो पहले से भी यही बात था। अभी पिछले 10-15 दिन के अंदर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में हेडलाइंस ये हैं, ये मैं पढ़ता हूं ताकि इसको समझ क्लियर आ जाए। चाइनीज पॉलिटिकल क्लिक, यानी कि उसके अंदर एक ग्रुप है, एक लीडर है सुन ली जून, वो उसको जेल में डालने के चक्कर में है।
राइट, करप्शन की वजह से। करप्शन बताया जा रहा है पर षड्यंत्र की बात है। और एक ये माना जाता है, माना हुआ चीज है कि कोई भी कम्युनिस्ट सोसाइटी में ये पर्ज होना नॉर्मल है। यानी पर्ज का मतलब जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं उनको सफा किया जाता है। एक इनका जस्टिस मिनिस्टर है फू जेंगुआ, उसको जेल में डाल दिया पूरा उम्र कैद के लिए। 3 दिन पहले एक ही दिन में 3 चाइनीज पुलिस चीफ्स को अंदर कर दिया और उसको भी 10 साल का जेल दे दिया करप्शन के चार्ज में। एक इनका टॉप चाइनीज स्पाई, राइट, और उसको भी आउट कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी से और उसको डिसमिस कर दिया करप्शन के प्रोब से। इसका मतलब ये इनका ये जो आज हम सुन रहे हैं, आज के बात कर रहे हैं, ये पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से चला आ रहा है। ऐसी बात नहीं कि कोई नया चीज है। पर मजे की बात यह है, ये अभी शुरू नहीं हुआ। ये शुरू हुआ है 2 महीने 3 महीने पहले। यहाँ आप एक लाल डॉट देख रहे हो, जी। वो इलाका है, एक जगह है बेदाहे। ये बेदाहे में ये जितने कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स और एल्डर्स, एक इनका सबसे बड़ा एल्डर है 104 साल का, वो आते हैं सब, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी एक कैसे बढ़ना है वो ऐसे चलता है। और उसके बाद पूरा साल उसी तरीके से वो रोड मैप बना देते हैं और उसी तरीके से चलता है। मजे की बात इस साल ये है कि ये जो पार्टी मीट है ये 5-6 दिन में खत्म हो गया। हम सब ने उस वक्त ये सोचा कि भाई इसमें कोई बात करने की है नहीं, जी जिनपिंग ने बोल दिया होगा कि मैं तो ये कर रहा हूं, ऐसे चल रहा है। एक और मजे की बात यह है कि इस ये जो मीट हुआ है उसके बाद जी जिनपिंग साहब वो गए नॉर्थ कोरिया की तरफ। नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक जगह है लियोनिंग, वो, राइट, नॉर्थ कोरिया बड़ा उसका बॉर्डरिंग काउंटी है। वहां गए। वहां क्यों गया? वो इसलिए गए क्योंकि वहां माओ जेडोंग ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया था। वहां जाके उसका जो स्टैचू है उसके बाद पास जाके उसने बोला कि हम आप जो करेंगे वो हम करेंगे करके वापस आ गया। ली की चियांग जो इनका प्राइम मिनिस्टर है वो उल्टा दिशा में गया। ये मजा की बात है कि वो हांगकांग के ऊपर एक शेंजन है। शेंजन वो इलाका है, इनका एक इंडस्ट्रियल हब है अभी। और उन दिनों में डेंग जियाओपिंग ने यहाँ इसने अपना पूरा रिफॉर्म शुरू किया था। उसी वक्त कुछ पता चल रहा था कि आसार थे कि भाई देखो, एक प्राइम मिनिस्टर एक दिशा जा रहा है और प्रेसिडेंट दूसरे दिशा में जा रहा है, कि इसके बीच में कोई दरार है। इसमें कोई डाउट नहीं था। दरार कैसे आएगा हमें पता नहीं था। पर 4 दिन पहले मैंने ये आर्टिकल लिखा, कल चाइना एंड कलर रेवोल्यूशंस। मैं ये भी बताना चाहता हूं क्यों लिखा मैंने। जब जी जिनपिंग समरकंद गए थे और वहां एससीओ मीट था, उसमें इन्होंने बोला कि कलर रेवोल्यूशन में नहीं होना चाहिए, ये वो करके वो यूएसए की तरफ उंगली उठा रहे थे। 3 दिन बाद, राइट, मैं, हाँ, इनका जो पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर है एक वैंग योंग, उसने भी बोला 3 दिन के बाद जब कि कलर रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने पूरा अपना सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया कि सब वफादार दिखाना चाहिए जी जिनपिंग के तरफ। उसने ये भी बताया कि चाइना इज फेसिंग क्लियर रिस्क्स, स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, स्थिरता, और जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी रिस्क है उसको प्रिवेंट करना चाहिए कि कहीं कलर रेवोल्यूशन ना हो जाए। और उसके अंदर उसको उसने बहुत लंबा लिखा कि कोऑर्डिनेट एफर्ट्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, यानी कि देश के अंदर और बाहर, ऑनलाइन ऑफलाइन, और एंटी इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, एंटी सबवर्शन, एंटी टेररिस्ट, एंटी सेक्सेशन, ये सब करना चाहिए ताकि ये कम्युनिस्ट पार्टी ना लुढ़क जाए। बात तो कम्युनिस्ट पार्टी की है, पर बात ये भी है कि उसने जी जिनपिंग की तरफ वफादारी करने की जिक्र किया है। वो मतलब वो उसको चाहता है, राइट। ओके, ये
छोटा मैं बताना चाहता हूँ, कलर रेवोल्यूशन क्या होता है। कलर रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन है जो पुराने सोवियत स्टेट्स में हुए थे 2000 और 2010 के बीच में। ये डेट्स भी लिखे हुए हैं। यूक्रेन में हुआ था, उसको बोल रहे थे ऑरेंज रेवोल्यूशन, क्योंकि उस सब ने उस वक्त ऑरेंज कलर का कपड़े पहने थे। किर्गिस्तान में हुआ तो ट्यूलिप रेवोल्यूशन बोला, येलो कलर के ड्रेस पहन के उन्होंने रेवोल्यूशन किया है। और जॉर्जिया में उसको बोल रहे थे क्या बोलते हैं उसको, रोज रेवोल्यूशन। और लीबिया में उसने बोला सेडर रेवोल्यूशन। सेडर जो है पेड़ है जो हरा रंग का है, तो इसको बोलते हैं कलर रेवोल्यूशन। और ये जितना भी ये बात हुआ एससीओ मीट में, और उसके बाद जो उसका पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर ने बोला, उसने भी ये कलर रेवोल्यूशन का जिक्र किया। जब ये दोनों ने जिक्र किया ये बात, हमारे इसमें क्या ये है, ये देखिए पूरा कनेक्ट करो तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आज उभर आ रहा है वो अलग बात है, पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है इसके ऊपर। पर ये इसका मूल प्रॉब्लम क्या है, ये देखने वाली बात है। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से चीन को काफी नुकसान हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ज्यादा नुकसान चीन को ये इनका जीरो कोविड पॉलिसी के माध्यम से हुआ है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट फेलियर हुए थे और पब्लिक को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। ये पूरा जो है पब्लिक जो है, मेरे ख्याल में ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जी जिनपिंग का एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट चल पड़े हैं। दूसरी बात यह है, आप देखिए ये हेडलाइंस इधर का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हेडलाइंस जो मैंने इकट्ठा किया, इनका हेडलाइंस है। अगर आप देखोगे पिछले 2-3 महीने में इनके अंदर एक पूरा तूफान आ गया है, अकाल पड़ा है, और अर्थक्वेक भी हो गया, भूकंप भी हो गया है। अगर ये लेफ्ट में जो मैप देखोगे, आधा चीन जो है आज के दिन भी अकाल में है, ड्राउट में है। आज के दिन भी टेम्परेचर्स कम हो गए पर पानी नहीं है। इनका जो बीचों बीच एक लेक है पोयांग, पोयांग जो है रेड वाटर लेवल में आ गया। अगर आप देखोगे बाकी जितने हेडलाइंस हैं, फॉरेन फर्म्स जो हैं वो बाहर जाने चाहते हैं, इनका कंजम्पशन डाउन है। अगर दूसरा देखिए, इनका इंटरनेट इकोनॉमी डाउन है, इनका टूरिज्म बिल्कुल टप हो गया है। और चाइना के जो टूरिज्म है वो काफी माना जाता है, पिछले 5-10 साल में इनको काफी मुनाफा हुआ है, और उनका फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हुआ वो भी टप है। और ये जो पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है इनका, और ये भयंकर तरीके से श्रिंक हो रहा है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, पिछले 2-3 साल में चाइना का जो पॉपुलेशन में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ ग्रेजुएट्स आ रहे हैं जॉब मार्केट के अंदर कॉलेज खत्म करके। पर अगर आप 10 पिछले अगर उसी टाइम में पिछले 3-4 साल में अगर देखोगे, इनके बच्चे जितने पैदा हो रहे हैं उनका नफरी भी 1 करोड़ ही है। अब देखिए आज के दिन 1 करोड़ आपका ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, और साथ साथ सिर्फ आपका बच्चे 1 करोड़ ही हैं। तो एक जनरेशन के अंदर कितना घाटा होगा इनका, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि हर बच्चा जो पैदा होगा वो ग्रेजुएट नहीं बनेगा, अगर ग्रेजुएट बनेगा तो कारीगर नहीं होंगे काम करने के लिए ऑन ग्राउंड। तो इनका बिल्कुल डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है, राइट। तो ये चीज बताना चाहता हूं। और 2-3 चीज और हैं जो चाइना में प्रॉब्लम्स हुए हैं जिसकी वजह से ये सब हो सकता है। क्योंकि ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उन्होंने सोचा कि चीन जो है हमारे अगेंस्ट है, हमारा कोई साथ नहीं है। इनका एक्सपोर्ट मोमेंटम डाउन हो गया, इनका रियल एस्टेट डूब रहा है। आज के दिन चीन में पूरा मंजिल 20-30-40 फ्लोर का मंजिल घर जो है, मतलब बिल्डिंग जो है, गिराए जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई है ही नहीं। यहां नौबत आया है कि लोग अपने घर में फूड होर्डिंग कर रहे हैं, कि ये नहीं पता कि कल के दिन लॉकडाउन कहाँ हो जाएगा और मैं कहां से खाना खाऊंगा। ये जितने एक्सपैट्रिएट्स हैं जो बाहर से आके चीन के अंदर काम कर रहे थे वो सब चले जा रहे हैं, और बच्चे तो हेल्पलेस मूड में आ गए हैं। ये सब जब ऐसे माहौल है देश के अंदर, कलर रेवोल्यूशन क्या कुछ भी हो सकता है।
आप देखिए, अगर हमारे खुद के देश में अगर 20, 30, 40 साल पहले या 50 साल पहले अगर आप याद करोगे, तो हालत अच्छा नहीं था। ये भी सोचा जा रहा था उन दिनों में कि क्या भारत टूट जाएगा, राइट? वही हालत आज के दिन चीन में है। हम सब सोचते हैं कि चीन बहुत अमीर देश है, ये है वो है, पर उतना इंटरनल स्ट्रेंथ है ही नहीं इनके अंदर। यूएन ने यह भी बोला कुछ दिन पहले कि चीन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइम्स हो रहे हैं। तकरीबन 1 मिलियन यूगुर्स को उन्होंने डिटेंशन कैंप में रख दिया, राइट? ये भी एक रिपोर्ट आया है। मैंने ये भी जिक्र किया कि यहाँ भूकंप आ गए हैं, अकाल पड़ गया है, तूफान आ रहे हैं, और चाइना के अंदर क्लाइमेट चेंज का असर बहुत है। अगर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट चाइना के ऊपर हो गया और होने वाला है, तो इनका पूरा अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगा, और इतने लोग हैं, ये काफी इनको प्रॉब्लम होगा। इनका रिस्पॉन्स क्या हुआ इस सब कुछ? कोई भी गवर्नमेंट जो है, अगर ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो सही रिस्पॉन्स भी तो होना चाहिए। इनका एक ही है कि कर्ज लो और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो आज तोड़ रहे हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जिसका कोई फायदा नहीं है। जैसे हाई स्पीड रेल, हमने पिछले एपिसोड में भी बात किया, हाई स्पीड रेल का ऑक्यूपेंसी यानी बुलेट ट्रेन का ऑक्यूपेंसी सिर्फ 20% है। उस वो टोटल 20% ही आज, अगर आज के दिन आपका ऑक्यूपेंसी है, आप उसका पूरा टोटल डबल करोगे तो उस देश का क्या होगा? मेरे ख्याल में ये सब चीजें हैं। ये जितने चीन के एल्डर्स हैं, या चाहे हु जिनटाओ बोलो या वेंजियाओ बोलो, या इनके बिड़ाहे के एल्डर्स हैं, उनको भी पता है। अगर हमें और आप यहाँ बैठ के हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो वहां भी उनको पता होगा, राइट? इसका फाइनल चीज क्या है? ये मेरा जी खुद का ये है कि अगर कलर रेवोल्यूशन हो या जी जिनपिंग के बदली हो, उससे बदलाव हो, उससे हमें एक चीज क्लियर होना चाहिए, चाइना का डिक्लाइन पक्का होगा। चाइना का सितारे डूब जाएंगे, इसमें मेरे को डाउट पहले से नहीं था। अभी ये सिर्फ जो भी आज के दिन हो रहा है चाइना के अंदर, ये बता रहा है। अगर जी जिनपिंग वापस आ जाता है और ये बिल्कुल उनका पूरा अपोजिशन को खत्म कर देगा, जैसे बीबीसी के रिपोर्ट से पता चल रहा है कि वो आप पिछले 8 साल से चाइना को का इकोनॉमी को डुबो दिया, आगे हम्म जाके और भी डुबो देगा, हम्म राइट? अगर जी जिनपिंग बच गया इसमें, अगर जी जिनपिंग बच गया, पर उनका उसके अगेंस्ट अपोजिशन तो नहीं जाएगा। अपोजिशन नहीं जाएगा तो पॉलिटिकल षड्यंत्र रहेगा और अस्थिरता रहेगा उसके उनके पॉलिटिक्स के अंदर। अगर पुलिस ये कलर रेवोल्यूशन कभी भी हो सकता है। कौन से रंग का कलर रेवोल्यूशन वो हमें पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनका एक बार टिएनएनमेन स्क्वायर में, अगर आप याद है, तो हुआ था। इसके अलावा तिब्बत में भी प्रॉब्लम है, जिंजियांग में भी प्रॉब्लम है, हांगकांग में भी प्रॉब्लम है, और ताइवान के साथ भी ये लड़ पड़े हैं, और इंडिया के साथ भी ये लड़ाई के मूड में है। अगर आप सब देखोगे तो इंटरनल प्रॉब्लम होगा। अगर इंटरनल प्रॉब्लम है तो जी जिनपिंग का हालत और भी बिगड़ जाएगा। आप किसी तरीके से देखो, ये कलर रेवोल्यूशन हो या ना हो, सही हो या नहीं हो, अगर ये काल्पनिक हो या नहीं हो, ये सब एक ही चीज दर्शाता है हमें कि चाइना जो है उसके सितारे नीचे जा रहे हैं, राइट? जी ये मेरा खुद का मानना है। ये अगर आप अभी कोई भी सवाल पूछे और हम वार्तालाप कर सकते हैं। जी मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पीएलए का मूड क्या होगा? क्या पीएलए, अगर मान लीजिए ये माने कि पीएलए का खुद का, शी जिनपिंग को एक बार अलग कर देते, तो पीएलए जो है वो अपने आप से भारत से लड़ना चाहता है या नहीं लड़ना चाहता है? ये सही आपने सवाल पूछा है, पर इसका थोड़ा मैं डेप्थ में बताऊंगा। पिछले 8 साल में जी जिनपिंग ने सेंट्रल कमीशन, मिलिट्री कमीशन का पकड़ ले लिया पूरा, पहली बात। और जितने इसने अपने वहां उसके जनरल्स लगाए हैं, ये सब उसके चेले हैं। उसके बावजूद खबर आ रहा है कि पीएलए जो है जी जिनपिंग को
हाउस अरेस्ट में कर लिया, एक आध जनरल होगा जो पुराने किस्म के हैं, उसने हाउस अरेस्ट कर लिया। इससे क्या है कि पीएलए जो है वो अपना खुद का रास्ता चुनना चाहता है। दूसरी बात हमें समझने बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन में ये सेंट्रल पोलिट ब्यूरो के बाद पीएलए का स्तर नंबर 2 है। हमारी तरह नहीं है कि एक्सटर्नल अफेयर्स और होम मिनिस्ट्री जो है डिफेंस से आगे बढ़ जाए। उनका पीएलए इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, और उनका बोलबाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीन के अंदर कलबली मच गया और इनके अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया, अगर कोई जनरल सोचता है कि मैं ये पूरा स्थिरता चीन के अंदर इसी ऐसे एक ही तरीके से वो लाना मुनासिब होगा, वो दो ऑप्शन है। एक, ताइवान के अगेंस्ट अटैक करो और ताइवान को कब्जा कर लो, वो उनका नंबर 1 प्रायोरिटी है। नंबर 2 प्रायोरिटी है इंडिया के अगेंस्ट वार कर लो, इंडिया के अगेंस्ट ऐसे काम करो जिसमें इंडिया को नीचे दिखाया जाए। वार बहुत नहीं हो सकता पर छोटा बहुत हो सकता है, ये इनका इरादा होगा या इनका दृश्य होगा, जो भी जिस तरीके से आप सोचना चाहते हो, राइट। इनके इतिहास में अगर 62 में देखोगे, 62 में इनके अकालता, फैमिन की वजह से मृत्यु हो रहे थे, यानी करोड़ों लोग, उस वक्त का यह है कि 30 करोड़ लोग मर गए थे भूखमरी से। उस हालत में उन माओ जेडोंग ने भारत के अगेंस्ट युद्ध शुरू किया और हमें इन्वेड किया। ये तो हिस्ट्री है। मेरा ये एक ही चीज है कि ये सब इंटरनल जो भी चीन में हो रहा है, एक्सटर्नलाइज करने के लिए हमारे अगेंस्ट प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, मिलिट्री प्रॉब्लम। इसमें हमें दो राय नहीं है, दो राय होना नहीं चाहिए। और हमारा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और खास करके आर्मी क्योंकि लैंड बॉर्डर के ऊपर, और एयरफोर्स, और हमारे जितने एमओडी के विशेषज्ञ हैं और हमारे गवर्नमेंट है, सतर्क होना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में अगले 1-2 साल कभी भी ये नहीं कि आज के दिन या कल के दिन लड़ाई छिड़ेगा। ये जिस तरीके से चीन का हालत हो सकता है, अंदरूनी हालत, उस मुताबिक अगले 1-2 साल काफी डेंजरस पीरियड है। जी, तो ये तो निश्चित रूप से एक कहें कि बड़ा मिक्स्ड टाइप का हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से चाइना कोलैप्स हो रहा है तो उससे भारत को एडवांटेज तो मिलेगा, और जो टू फ्रंट वॉर है वो भी लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है, वियतनाम में भी यही ऐसा ही हुआ किया था उन्होंने, और भारत के साथ भी ऐसा ही किया था उन्होंने, कि जब इंटरनल ट्रबल बहुत ज़्यादा होती है तब वो बाहर अटैक करके और अपनी कंट्री को यूनाइट करने का प्रयास करते हैं। प्रयास करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। और अगले 2-3 साल के बाद हो सकता है कि स्टेबिलिटी आ जाए, फिर प्रॉब्लम हल जाए, पर मेरे ख्याल में अभी काफी प्रॉब्लम होगा। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि अभी भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, और इस चर्चा का जो सारांश है वो ये है दर्शकों, कि चाहे शी जिनपिंग को हटाया गया हो या न हटाया गया हो, लेकिन चीन का जो पराभव है और चीन का जो कोलैप्स है वो निश्चित है। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।